का ही तो मैंने दो नाम लिए, बेगू और बूंदी के किसान आंदोलन। आज हम उनकी बात कर लेते हैं, बेगू और बूंदी की बात कर लेते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है बेगू किसान आंदोलन। वापस वही बात है, पृष्ठभूमि की बात है, बैकग्राउंड की बात है। मैं फिर थोड़ा सा अलग पेज लेके मैं इसका बताऊं आपको, बातें बता देता हूं, फिर मैं समझा दूं। बेगू, मैं वापस उस बात पर आऊं कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। ये तमाम बातें देखो मेरी बताई हुई आपको। फर्स्ट ग्रेड ठिकाने कितने हुआ करते थे? तो 16 हुआ करते थे। हमने ये पढ़ा था कि इनमें से 4 जो थे वो चुंडा के वंशजों को दिए गए, ये चुंडा को दिए गए। चुंडा के वंशज जो चुंडावत नाम की एक खांप बनी, एक शाखा बनी, एक ब्रांच बनी, उनके पास मेवाड़ में सर्वाधिक ठिकाने हुआ करते थे। 16 में से 4 ठिकाने उनको दिए गए। हमने रीजन भी बताया था कि चुंडा ने पूरे राज्य का त्याग कर दिया था, अपने भाई मोकल के पक्ष में राज्य छोड़ दिया था। हम उनको मेवाड़ का भीष्म कहते हैं कि जिस प्रकार भीष्म पितामह ने राज्य छोड़ा था, उसी प्रकार चुंडा ने भी राज्य छोड़ दिया था। उन 4 ठिकानों के नाम भी मैं आपको पहले की क्लासों में बता चुका हूं, मैं एक बार फिर याद करा दूं। एक था सलुम्बर, एक था अमेठ, एक था देवगढ़ और एक था बेगू। ये 4 ठिकाने जो चुंडा के वंशजों को या चुंडावतों के पास जो 4 ठिकाने थे। सलुम्बर का हम पढ़ते हैं कि सलुम्बर सबसे बड़ा ठिकाना था। सलुम्बर का जो सामंत होता था उसको राजा के बाद में सेकंड पोजीशन ही मिला करती थी। आमेठ मैं पढ़ा चुका हूं आपको, आमेठ के बारे में भी। पत्ता चुंडावत, जब हम चित्तौड़ का तीसरा साका देखते हैं कि जयमल और पत्ता लड़े थे तो आमेठ के थे। आज 2 नाम और याद कर लेना, देवगढ़ और बेगू। बेगू का तो पूरा किसान आंदोलन ही हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ा जा सकता है। बिजोलिया के टच करता हुआ एकदम इलाका था। बेगू अब अपने चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। तो 2 बात आ गई कि बेगू वर्तमान में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बेगू उस समय मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना हुआ करता था, जो कि चुंडावतों के पास हुआ करता था। तो दोनों बातें याद होगी। इस चक्कर में मैंने आपको 2-4 बातें और बता दी। अब अपने वापस आते हैं। पृष्ठभूमि अब आप समझ गए, मैंने बता दी इसकी पृष्ठभूमि क्या है। एक बात और बता दूं मैंने कहा कि बिजोलिया के एकदम चिपकता हुआ बेगू हुआ करता था। तो बिजोलिया में धाकड़ किसान थे, तो यहां पर भी धाकड़ किसान ही थे। यहां पर भी धाकड़ किसानों द्वारा ही आंदोलन किया गया था। क्या कारण थे आंदोलन के? आगे लिखे मैं इसके अंदर कि आंदोलन के क्या कारण रहे होंगे। आंदोलन के कारण वही, बिजोलिया में 84 प्रकार के टैक्स हमने पढ़े थे। यहां पर थोड़ी सी कमी है, यहाँ पे 53 प्रकार की टैक्स। पर फिर भी हम तो कहेंगे भाई साहब 53 कौन से कम होते हैं, 53 भी तो खूब सारे ज्यादा ही होते हैं। भू राजस्व ज्यादा था, कमी नहीं थी, भू राजस्व में ज्यादा लिया जा रहा था। और सिंपल, ये इनमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, इनको ज्यादा याद भी नहीं करना। किसानों की समस्या, किसानों में क्या समस्या हो सकती है? सबसे बड़ा टैक्स होता था भू राजस्व, इसको हमेशा बता देना कि ज्यादा था भाई, तभी तो विरोध करेंगे। कोई कम होगा तो कोई विरोध कैसे करेंगे? और अन्य लाग बाग जो हुआ करती थी, भू राजस्व के अलावा अन्य जो लगान थे उनकी संख्या ज्यादा होगी तब विरोध करेंगे। थोड़ी संख्या याद रह जाए तो आपके भली बात, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, आपने तो यूं लिख देना अधिक लाग बाग ली जाती थी, अधिक टैक्स लिए जाते थे। उधर हम बिजोलिया में पढ़ते हैं 84 थे, इधर पढ़ते हैं वो 53 थे। लाटा कुंता मैंने कल समझाया था आपके, और याद रह जाए तो, कि किसान अपने फसलों को काट काट के गठरियां बना के छोड़ते हो तो लाटा और उनके अंदाजे लगाते थे कुंता। और इसने नहीं लिखा, मैं बता दूं, बेगार। ये सब जगह समस्याएं थी, इसमें तो इतना कुछ सोचना ही नहीं ये करना है या नहीं करना है। एक सेम सी समस्या हुआ करती थी। इन कारणों से किसान आंदोलित थे। वापस अपने आ जाए, बेगू किसान आंदोलन। बेगू चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। धाकड़ जाति के किसान ज्यादा थे। बिजोलिया की देखा देखी इन लोगों ने भी आंदोलन किया, क्योंकि ये भी लगभग उन्हीं समस्याओं से ग्रस्त थे, जैसे 53 प्रकार के टैक्स, भू राजस्व ज्यादा, लाटा कुंता और बेगार। बेगार मैंने बताया था जबरदस्ती टैक्स लिया जाना। धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। ये जो आंदोलन था ये अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है मेनाल। आप जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और ढंग से थोड़ा पढ़ेंगे। त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां मिलती है यहाँ पर आकर। बड़ा आसपास के लोगों के लिए तीर्थ स्थान था। मैं जब चौहान पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था कि यहाँ पर आसपास में खूब सुंदर से मंदिर और बने हुए हैं। अच्छी जगह है मेनाल। आप गर्मियों के दिनों के अंदर तो बरसात का टाइम होता है तो आप घूमने के लिए जा सकते हैं। एक नेचुरल साइट भी है, एक कल्चरल साइट भी है, और सबसे बड़ी बात की एक राजनीतिक जागृति दिखाने वाली साइट है। ऐसी जगह जहां से किसान आंदोलन वगैरह शुरू हुए। और वहां मेनाल में एक जगह पड़ती है भैरू कुंड, वहां से आंदोलन शुरू हुआ था।
दोनों चीजें याद रखना। मुझे याद है किसी समय आरपीसी सिंपल क्वेश्चन पूछा करती थी, बेगू किसान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? मेनाल। फिर स्टूडेंट क्या करता है यार, याद कर लेता है सारे के सारे नाम कि मेनाल से हुआ, मेनाल से हुआ, मेनाल से हुआ। तो फिर बेचारों को थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करना पड़े, और फिर वो कहे बेगू किसान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। आप सब याद करके जाओ, मेनाल से, मेनाल से, और वो नीचे मेनाल लिखे, वो नीचे लिखे कोई भैरू कुंड, दुर्गा कुंड, शिव कुंड, गणेश कुंड। आपको लगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, कौन से कुंड से था? तो अपने याद रख लेना, भैरकुंड नाम की जगह, वहां से आंदोलन शुरू हुआ। और किसानों ने कहा भाई अपने को आंदोलन करना है। कोई सियाना आदमी था और उसने कहा कि आंदोलन के लिए नेता की आवश्यकता होती, तो क्यों ना अपने एक नेता का बढ़ा जाए, कहीं से नेता बुलाया जाए। लोगों उनका बुलाना का है, गली में छोरा और गांव में ढिंडोरा वाली बात, ये बिजोलिया रहा। और बिजोलिया विजय सिंह जी बैठे, क्या शानदार आंदोलन चला रहे हैं भाई साहब। पुस्तकालय बना रखे हैं उन्होंने, वहां पे अखाड़े बना रखे हैं, मतलब पढ़ाई भी करो, शारीरिक कसरत भी करो, युवाओं के संगठन अलग बना रखे हैं, महिलाएं बच्चे अलग से शामिल हो रखे हैं, और धाकड़ भाई तो कर रहे हैं अपने इधर। और वो लोग विजय सिंह जी के पास गए, विजय सिंह जी पधारो हमारे देश, जब आप बिजोलिया में आंदोलन कर रहे हो तो क्यों ना हमारे बेगू में भी आके आंदोलन किया जाए, इधर भी आओ। विजय सिंह जी ने कहा देखो यार, एक आदमी दो दो जगह तो ऐसे नहीं कर सकता। अब जब मैं उधर बिजोलिया के अंदर कर रहा हूं तो इधर बेगू में आके ध्यान दूंगा तो यार फिर पूरी तरीके से ढंग से दोनों आंदोलन नहीं चला पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मेरे एक साथी है, मैं इनको भेज देता हूँ, यकीन रखिए बहुत अच्छे नेता है, और आपका आंदोलन ये चलाते हैं। और मेरे साथ हमारा एक संगठन है राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पति संगठन चलाया करते थे राजस्थान सेवा संघ, मेरे साथ राजस्थान सेवा संघ में जुड़े हुए मेरे साथी, ये आपके यहां पर आके आंदोलन चलाएंगे। वो साथी थे रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक ने इन्हें भेजा, याद रखना भाई, विजय सिंह पथिक ने भेजा था, सेंट बाय विजय सिंह पथिक। कौन से संगठन से जुड़े हुए थे सब लोग? तो राजस्थान सेवा संघ। मैं आगे और पूरा राजस्थान सेवा संघ के बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे, यहां पर केवल नाम नाम सुनते रहो, ताकि वो क्लास जब मैं पढ़ाऊं तो आपको यूं नहीं लगे कि सारी बातें नहीं बतानी पड़े, आपको लगे कि हाँ सर राजस्थान सेवा संघ तो हम जानते हैं, ये तो बिजोलिया वाले आंदोलन के अंदर भी था, और बेगू वाले में भी रामनारायण चौधरी जी यहाँ पर जुड़े हुए इनके साथ। रामनारायण चौधरी जी ने मेवाड़ रियासत के एक अधिकारी हुआ करते थे दामोदर लाल, इन दामोदर लाल जी से जाके बातचीत की, और दामोदर लाल जी को जाके कहा कि भाई ये किसानों की समस्याएं हैं यार, देखो आप, पर सरकार ने को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि भाई अपने आंदोलन करेंगे अपने। और आंदोलन के अंदर क्या बातें की गई सुनो, देखो आंदोलन किया जाएगा, और इन्होंने कहा लगान देना बंद कर दिया जाए, लगान नहीं देंगे हम, लाटा कुंता नहीं करवाएंगे, बेगार नहीं देंगे। और ये देखो आप, मैं एक बड़ी जोरदार बात, इस समय गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस एक चला रही थी, और उसके अंदर कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट के जितने भी मशीनरी है उनका बॉयकॉट करें, तो हम आज के बाद में सरकार के न्यायालय में नहीं जाएंगे, इनके कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तो अपने किसान पंचायतें बनाएंगे, और उन किसान पंचायतों के माध्यम से अपना न्याय किया जाएगा, अपनी खुद की न्याय प्रणाली करेंगे, सरकार के पास में जाना ही नहीं। सरकार जब अपनी समस्याएं मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो अपने सरकार के पास क्यों जाए। बेगू के सामंत को लगा कि यार मामला गंभीर हो सकता है। बेगू के उस समय सामंत हुआ करते थे अनूप सिंह जी, अनूप सिंह जी बेगू के सामंत हुआ करते। अनूप सिंह जी ने किसानों को बुलाया और किसानों को बुलाकर कहा कि बताओ भाई क्या समस्या है। अजमेर के अंदर पथिक जी ने इनकी मीटिंग करवाई 1922 में। पथिक जी ने कहा देखो यार मामला थोड़ा, अजमेर के अंदर मीटिंग करवाते हैं। पथिक जी मीडिएटर थे। अजमेर में पथिक जी मीटिंग करवाते हैं अनूप सिंह से किसानों की। किसानों ने कहा यार समस्या कैसे नहीं है, 53 टैक्स लेता है तू, बेगार हमसे लेता है, लाटे कुंते लगाता है, भू राजस्व बढ़ा देता है। अनूप सिंह ने कहा कि यदि मैं सारी बातें मान लूं तो? किसानों ने कहा तो हम आंदोलन क्यों करेंगे। उसने कहा ठीक है, आपकी बातें मान ली जाती है। तो आंदोलन बंद हो गया। अब आप निराश हो गए,
आपको लगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए। आंदोलन के अंदर थोड़े खुड़के नहीं हो, फिर मतलब क्या निकले? मतलब आंदोलन हुआ और खत्म हो गया, फिर तो मजा ही नहीं आता ना कोई। करते हैं, देखो ये बातें अंग्रेजों को नहीं पता चली। अंग्रेजों को नहीं पता चली। बेगू वाले में अंग्रेज पहले से इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि बिजोलिया वाला उधर चल रहा था, तो अंग्रेजों को लग रहा था कि यार मामला गंभीर। तो शुरुआत में जब बेगू वाला आंदोलन शुरू हुआ था, उसी टाइम अंग्रेजों को लग गया था कि नहीं, मामला गड़बड़ हो सकता है। फिर मैंने बताया था कि उस समय मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे फतेह सिंह जी। मैंने उस दिन कल भी आपको एक बात बताई थी कि फतेह सिंह जी कहीं ना कहीं अंग्रेज विरोधी रवैया रखते थे, अंग्रेजों के साथ में उनकी बनती नहीं थी। और जब ये रामनारायण चौधरी, दामोदर लाल सेन बातचीत करने के लिए आए, तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये फतेह सिंह जो है ये किसानों के पक्ष में जा सकता है और इस आदमी को हटाया जाना चाहिए। तो बड़ी जोरदार घटना हुई, और अब फतेह सिंह जी को और तो क्या किया जाए। तो फतेह सिंह जी को कहा गया कि भाई आप तो बूढ़े हो गए, अब आप तो शासन छोड़ो, तो शासन किसको दिया जाए? तो फतेह सिंह जी के बेटे हुआ करते थे भूपाल सिंह, आगे खूब नाम पढ़ेंगे हम एकीकरण में इस बंदे का, और कहा गया कि भूपाल सिंह जी को शासन के अधिकार सौंप दिए जाए। तो महाराणा हालांकि फतेह सिंह जी थे, लेकिन शासन के अधिकार उनके बेटे महाराज कुमार बोला करते थे, तो महाराज कुमार को सौंप दिए गए। वह कुमार इन भोपाल सिंह जी को शासन सौंप दिए गए। तो अंग्रेज पहले से इंटरेस्ट तो ले रहे थे कि बेगू वाले में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। इधर अंग्रेजों ने अब ये सुना कि यार अनूप सिंह ने तो किसानों के साथ समझौता ही कर लिया। अंग्रेजों का एक अफसर हुआ करता था ट्रेंच, वही सेटलमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू कमिश्नर हुआ करता था। बिजोलिया के अंदर भी जो सेटलमेंट सही नहीं करके गया था, और ट्रेंच ने कहा कि अच्छा, मतलब अब किसान जो है वो अपनी कोई भी मांग और यूं आंदोलन करके मनवा लेंगे, ये तो बोल्शेविक समझौता है। और ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक समझौता बताया। क्या था, मैं वापस बताता हूं, देखो सुनना मेरी बात। ट्रेंच ने भूपाल सिंह जी को और जिनके पास शासन के अधिकार थे उन्होंने कहा साहब कर क्या रहे हो, ये बोल्शेविक समझौता है, बोल्शेविक एग्रीमेंट है। क्या था बोल्शेविक एग्रीमेंट? क्या था? 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होती है, 1917 में रूस में क्रांति होती है। वहां पर एक पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी, जो किसानों की, मजदूरों की, मतलब एकदम लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनकी पार्टी हुआ करती थी, जिनके नेता हुआ करते थे लेनिन नेता थे जिनके। और 1917 में जब लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति की, और बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति करके रूस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। रूस के राजा को बोलते थे जार, तो जार को खत्म कर दिया गया था, और इसलिए उस क्रांति का नाम बोल्शेविक क्रांति भी पड़ा। और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में क्रांति भी इसलिए बोल्शेविक क्रांति है, जार को खत्म किया गया, इसलिए बाद में लेनिन के हाथ में वहां की सत्ता आती है। कम्युनिस्ट क्रांति भी कहा जाता है, साम्यवादी क्रांति कह दो आप उसको, कम्युनिस्ट क्रांति कह दो आप उसको, बोल्शेविक क्रांति कह दो, क्योंकि विचार जो थे वो कम्युनिज्म के विचार हुआ करते थे उनके, कि सारी जो सत्ता है वो राजा के या सामंतों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो किसान, मजदूर, जनता के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। तो आपने तो जनता वाले में तो हम कह देते हैं लोकतंत्र आ जाता है, नहीं, पर वो ऐसा मानते थे कि नहीं, तानाशाही होनी चाहिए, लोकतंत्र नहीं आनी चाहिए, डिक्टेटरशिप लागू की जानी चाहिए, तभी सब लोगों में संसाधनों का बराबर बंटवारा किया जा सकता है। और इस बोल्शेविक क्रांति ने 1917 वाली पूरे भारत को प्रभावित किया था। इवन अपने बिजोलिया में भी जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसानों में कहीं ना कहीं बोल्शेविक क्रांति से और प्रेरणा मिल रही थी। 1917 में उधर रशिया में क्रांति हो रही है, 1917 में इधर अपने ऊपरमाल पंच बोर्ड वगैरह ये आंदोलन चल रहे हैं, बेरी साल के हरियाली अमावस्या पर इकट्ठे हो रहे हैं, कनेक्शन थे। दुनिया भले ही कम जुड़ी हुई थी, फिर भी जुड़ी हुई थी। आज जितना ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों के पास तो खबरें आती थी। तो ट्रेंच ने कहा भोपाल सिंह जी को कि भोपाल सिंह जी, जिस प्रकार रशिया में बोल्शेविकों ने सरकार गिरा दी, वैसे यहां पर भी देख लो, यहां पर भी किसानों ने आपके समझौता कर लिया है, बेगू वाले सामंत को समझौते के लिए मजबूर कर दिया। ये तो कुछ बोल्शेविक क्रांति जैसी बात हुई, तो ये बोल्शेविक समझौता है, तो क्या किया जाए? तो मेवाड़ की सरकार ने कहा कि बेगू के सामंत ने किसानों के साथ जो भी समझौता किया है हम उसको स्वीकार नहीं करते। और बेचारे अनूप सिंह को उदयपुर बुलाया, और उदयपुर बुला के नजरबंद कर दिया, बैठ जाता हूं तो यहां पे, आज के बाद तू बेगू का शासन नहीं संभालेगा। तो साहब बेगू का शासन कौन संभाले? तो हम एक बंदा भेज देंगे, और वो बंदा था अमृतलाल।
अमृतलाल नाम के एक आदमी को बेगू का प्रशासक बना दिया गया कि तू मामला देख। क्या बात हुई, मैं वापस एक बार करते हैं, देखो अपने शुरू से पढ़ते हैं इसको। बेगू किसान आंदोलन क्या है? पृष्ठभूमि मैंने बताई आपको कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। धाकड़ किसान ज्यादा थे, चुंडा के वंशज चुंडाउतों के पास था। 1921 में मैनाल के भेरूगुड़ नाम के स्थान से आंदोलन शुरू किया। पथिक जी के पास गए कि हमारी नेतागिरी करो। पथिक जी ने रामनारायण चौधरी को भेज दिया, जो कि उनके राजस्थान सेवा संघ के एक मुख्य साथी हुआ करते थे। और रामनारायण चौधरी जी ने दामोदर लाल जो रियासत के एक मंत्री हुआ करते थे उनसे बातचीत की, लेकिन कोई समझौते का हल नहीं निकला। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने, आंदोलन चलाया रामनारायण जी ने और उन्होंने कहा कि लगान नहीं देने हैं, लाटा कुंता नहीं देना है, अपने को बेगार नहीं देनी है, सरकारी न्यायालय जो गवर्नमेंट के कोर्ट्स है उनका अपने को बॉयकॉट करना है और अपने खुद की न्यायालय बनाना है, वहां पे जस्टिस के लिए अपने जाना है, किसान पंचायत बनानी है। और ये सब बातें जब अंग्रेजों ने सुनी बेगू किसान आंदोलन की, तो पहले तो उन्होंने फतेह सिंह से अधिकार छीन के भोपाल सिंह जो उनके बेटे हुआ करते थे, महाराज कुमार थे, उनको शासन के अधिकार सौंप दिए गए और बाद में अनूप सिंह को भी नजरबंद कर लिया गया और वहां अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। ट्रेंच नाम का एक ऑफिसर था जिसने इस समझौते के बारे में कहा था कि बोल्शेविक समझौता है और मेवाड़ की रियासत ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। पढ़ी लिया था, ये पढ़ी ली थी बात। मेवाड़ की सरकार कहती है कि हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करते, हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। देखो दो बातें, सुनना मेरी बात। बिजोलिया में रियासत किसानों के साथ समझौता कर रही थी पर सामंत उस समझौते को लागू नहीं कर रहा था। बेगू में सामंत किसानों के साथ समझौता कर रहा है लेकिन रियासत इसको मानने से मना कर रही है। अलग अलग चीज है बिजोलिया और बेगू में। बेगू में क्या, बिजोलिया में क्या हो रहा है, रियासत कर रही है, बिजोलिया का सामंत कर रहा है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बेगू में क्या हो रहा है, सामंत कर रहा है, पथिक जी की मध्यस्थता से अजमेर के अंदर वो किसानों के साथ अनूप सिंह समझौता कर लेता है, लेकिन यहाँ पे रियासत कर रही है कि हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। भाई रियासत की क्या पड़ी है? बिजोलिया वाले में तो समझ में आ जाए कि बिजोलिया का सामंत कहे भाई मेरे को घाटा होगा, तुम कौन होते हो समझौता करने वाले। पर यहां तो बेगू के सामंत के और किसानों के बीच में आंदोलन है, उनके बीच में सब कुछ बात हो रही है, फिर रियासत मना क्यों कर रही है? उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया? तो एक तो मैंने बताई दिया, अंग्रेजों वाला प्रेशर है अपने आप में कि भाई अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं, इस प्रकार से तो ये जन भावनाएं जो है आज किसान आंदोलन में है, कल को पॉलिटिकल एवेकनिंग आएगी और कल को ये तो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे, राजाओं के खिलाफ हो जाएंगे। ये तो जैसे रसिया में बोल्शेविकों ने किया था वैसे कर लेंगे। और फिर मुझे कई बार लगता है कि यार ये वो बात है कि यहाँ पे जो भोपाल सिंह को और अधिकार मिले हुए थे, इन लोगों ने ईगो पे ले ली इस चीज को। उन्होंने कहा कि नहीं, सामंत कैसे समझौता कर सकता है, हमसे तो कोई बातचीत करने के लिए नहीं है। कई बार यूं जयकांत सिकरे का ईगो बैठे बैठे हर्ट हो जाता है। वो गांव वाली सी कहानी है, मैं अक्सर ये जब भी पढ़ाता हूं बताता रहता हूं कि गांव में कोई महिला पड़ोस के अंदर छाछ मांगने के लिए गई। छाछ तो जानते होंगे आप, ज्यादातर लोग नहीं जानते, लस्सी, लस्सी जिसको कहते हैं अपने, छाछ लस्सी। हालांकि यहाँ शहर के अंदर आके इनमें भी बंटवारा हो जाता है कि नहीं लस्सी अलग होती है, छाछ अलग होती है, पर फिर भी जैसे पंजाबी में कहे टोडी बोती कोड़े कोड़े एक सी बात है। छाछ मांगने के लिए गए, तो नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है गाँव में। अपने घर पे यदि धीना नहीं, धीना समझते हो, कुछ आप नहीं समझो तो मतलब यदि गाय भैंस के दूध नहीं है आपके घर पे तो आप पड़ोस से मांगने के लिए जाते हो, सामान्य सी प्रक्रिया। उनके खत्म हो जाएगा तब अपने से मांगने के लिए आएंगे। गई महिला और उसने जाके जो पड़ोस का घर था उनकी बीननी घर पे थी, उसको जाके कहा कि भाई छाछ लेने के लिए आई थी, मैं छाछ दो। उस बीननी ने कहा कि आज हमने बिलोना नहीं किया। बिलोना भी जानते होंगे आप ज्यादातर लोग, जो दही मथने के लिए जो किया जाए, छाछ बनाने के लिए बिलोना जो किया जाए। उसने कहा आज हमने बिलोना नहीं किया। और गांव में होता है कई बार नहीं करते, कोई बृहस्पतिवार को नहीं करें, कोई अमावस को नहीं करें, कई ऐसे दिन आ जाते। अब आप किसी के घर पे कुछ लेने के लिए जाओ, अगला कहते हमारे घर पे ये नहीं है, वापस आ जाओ। अब वो महिला जो पड़ोसन थी वापस जा रही थी तो जिनके घर से वो छाछ मांगने के लिए गई थी उस घर की सासू मिल गई। मना तो बीननी ने किया था, सासू मिल गई रास्ते में। और सासू ने पूछा कि भाई किधर जाके आई थी? उसने कहा मैं तो आपके घर ही गई थी। कैसे? तो कहा मैं तो छाछ लेने गई थी। फिर क्या हुआ? तो आपकी बीननी ने कहा कि आज हमने बिलोना नहीं किया इसलिए हमारे छाछ नहीं। सासू ने कहा अच्छा, बीननी ने तेरे को ऐसे कहा, चल मेरे साथ चल। अभी इस स्टेटमेंट से अपने को क्या लगता है? अपने को लगता है कि उनके घर छाछ थी लेकिन बीननी ने मना कर दिया। सासू भले दिल की महिला है और सासू चाहती है कि नई पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे रहे, विदेशी संबंध अच्छे बने रहे अपने, और इनको छाछ दी जानी चाहिए। आई घर पे आके जो डोलू
केतली बरनी जो भी बर्तन था उनके पास में वो उठाया और उठा के रसोई में गई, रसोई में जाके वापस खाली बर्तन वापस लेके उसको पकड़ाया और पकड़ा कर आज हमने बिलोना तो किया ही नहीं, आज हमारी छाछ नहीं है। उसने कहा ये बात आपकी बीननी ने कह दी थी कि छाछ नहीं है, मैं चली गई थी, फिर आप मुझे वापस क्यों लेके आए? उसने कहा बीननी कौन है मना करने वाली, मना मैं कर सी, ये अधिकार अभी बीननी को दिए नहीं है कि बीननी किसी काम के लिए मना कर दे, ये मैं सासू हूं, ये मेरे अधिकार अभी तक। तो मेवाड़ रियासत को वो लगता था भाई सामंत कौन है समझौता करने वाला, हमारे पास आओ किसान, हम बातचीत करेंगे, हम माफ कर दें, भले हमने बिजोलिया वालों के भी माफ किए थे, पर सामंत सीधा सीधा नहीं कर सकता। तो बेचारे सामंत को तो गिरफ्तार कर लिया और अमृतलाल को वहां का प्रशासन सौंप दिया गया। थोड़ी बातें लिखी हुई इसके अंदर, ये पॉइंट से लिखे हुए मैं